नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और हम बात कर रहे थे पिछले पार्ट में कक्षा 12वीं मानव भूगोल के सिद्धांत परिवहन एवं संचार। हमने पढ़ लिया था स्थल परिवहन में सड़क मार्ग, और आज हम पढ़ने वाले हैं स्थल परिवहन में रेल मार्ग। प्रारंभ करते हैं। क्या है रेलवे? लंबी दूरी पर भारी वाहन, सामान, यात्रियों के परिवहन के लिए रेलवे सबसे उपयुक्त होता है। अत्यधिक औद्योगिक क्षेत्र, शहरीकृत क्षेत्र और खनिज समृद्ध क्षेत्र के लिए अयस्कों, अनाज, लकड़ी, मशीनरी के परिवहन के लिए रेलवे से जुड़े हुए होते हैं। ये क्षेत्र जो होते हैं औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, शहरीकृत क्षेत्र होते हैं और खनिज समृद्ध क्षेत्र जो होते हैं। तो रेलवे जो होता है वो भारी सामान और यात्रियों के परिवहन के लिए, खासकर लंबी दूरी के लिए उपयुक्त होता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि सड़क परिवहन प्राय कम दूरी के लिए इस्तेमाल होता है या फिर यात्री परिवहन के लिए सबसे उपयुक्त होता है, और माल परिवहन के लिए भी उपयुक्त होता है कब? जब दूरी कम हो। लेकिन यदि दूरी बहुत अधिक हो तो परिवहन लागत को बचाने के लिए रेलवे परिवहन का उपयोग किया जाता है। संभवतः प्रथम सार्वजनिक रेलवे 1825 में उत्तरी इंग्लैंड के स्टॉकटन और डर्लिंगटन स्थानों के मध्य प्रारंभ हुआ। एक तथ्य फैक्ट हमारी किताब में दिया हुआ, याद रखें। पहला रेलवे प्रारंभ कब हुआ? सार्वजनिक रेलवे 1825 में इंग्लैंड के स्टॉकटन और डर्लिंगटन स्थानों के मध्य आरंभ हुआ। 19वीं शताब्दी तक आते आते रेल मार्ग सर्वाधिक लोकप्रिय और तीव्रतम प्रकार बन गए। ठीक है, सभी महाद्वीपों में सघन नेटवर्क है रेल मार्ग का, जबकि यूरोप में रेलवे का घनत्व सबसे अधिक है। अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका का रेलवे नेटवर्क खनिज समृद्ध और उपजाऊ क्षेत्रों को जोड़ता है और मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के लिए विकसित किया गया है। तो हम बात कर रहे हैं कि सभी महाद्वीपों की तुलनात्मक अध्ययन हम यहाँ से आगे करने वाले हैं, और हम बात करें तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण या सबसे अधिक सघन जो रेलवे तंत्र है वो कौन से महाद्वीप में? यूरोप महाद्वीप में। इसके अलावा अन्य महाद्वीपों में जो रेलवे तंत्र अत्यधिक विकसित कहाँ हुआ है? प्रमुख रूप से खनिज समृद्ध क्षेत्रों और उपजाऊ क्षेत्रों में विकसित हुआ है, ताकि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जा सके और उनसे द्वितीय क्रियाकलापों में समृद्ध और उपयोगी वस्तुएं बनाई जा सके। मानक लाइन का उपयोग ब्रिटेन में किया जाता है। एक तथ्य है, हमारी किताब में दिया हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे रेल लाइनों की चौड़ाई के आधार पर रेल लाइनों के प्रकार की। प्रत्येक देश में अलग चौड़ाई की रेल लाइनें पाई जाती हैं। रेल लाइनों के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं: बड़ी लाइन, मानक लाइन, मीटर लाइन और छोटी लाइन। बड़ी लाइन अर्थात उनके पटरियों के बीच की ये जो चौड़ाई होती है, ये 1.5 मीटर से अधिक होती है। ठीक है, मैं इसको रेड कलर से दिखा देता हूँ। ये जो बीच की चौड़ाई होती है, ये दूरी, दो पटरियों के बीच की दूरी जो होती है वो 1.5 मीटर से अधिक होती है, 1.5 मीटर से अधिक होती है, उसे हम कहते हैं बड़ी लाइन। मानक लाइन जो होती है, मानक लाइन में इन पटरियों के बीच की दूरी कितनी हो जाती है? 1.44 मीटर, 1.44 मीटर। और मीटर लाइन, जैसा कि नाम से दिख रहा है, मीटर लाइन यानी दो पटरियों के बीच की दूरी जो होती है वो कितनी होती है? 1 मीटर होती है। ठीक है, और छोटी लाइन, पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर से भी कम हो। इस प्रकार पटरियों के बीच की दूरी के आधार पर रेल लाइन 4 प्रकार की होती है। बड़ी लाइन 1.5 मीटर से अधिक दूरी होती है पटरियों के मध्य में। मानक लाइन, पटरियों के मध्य की दूरी 1.44 मीटर होती है। इस प्रकार की पटरियां, इस प्रकार की रेलवे लाइन उपयोग कहीं लाई जाती है? ब्रिटेन में लाई जाती है। मीटर लाइन, पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर, और छोटी लाइन, पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर से भी कम होती है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम। दैनिक आवागमन की रेलें ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और भारत में अत्यधिक लोकप्रिय हैं। दैनिक आवागमन के लिए जैसे मेट्रो ट्रेन, ठीक है, बुलेट ट्रेन, भारत में वंदे भारत, गतिमान एक्सप्रेस। ये दैनिक गाड़ियां नगरों में प्रतिदिन लाखों यात्रियों को लाती ले जाती हैं। ठीक है, जैसे मुंबई की लोकल ट्रेन, वहां की एक तरह से कहें जनसंचार की, लोगों के परिवहन की धमनी है। विश्व में लगभग 13 लाख किलोमीटर लंबे रेल मार्ग, रेल यातायात है। कितना? लगभग 13 लाख किलोमीटर लंबा रेल यातायात है। ठीक है, बारी बारी से हम बात करेंगे प्रत्येक महाद्वीप पर रेल मार्गों की। सबसे पहले हम बात करें यूरोप में। यूरोप में विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। विश्व का सबसे सघनतम रेल तंत्र कहाँ पाया जाता है? यूरोप में। विश्व का सबसे सघनतम रेल तंत्र यूरोप में पाया जाता है। यहाँ रेल मार्ग लगभग 4,40,000 किलोमीटर लंबे हैं। कितने लंबे हैं? 4,40,000 किलोमीटर लंबे। कहाँ पे? यूरोप में। और जिनमें से अधिकांश कैसे हैं? दोहरे। दोहरे का मतलब होता है जहां दो दो पटरियां साथ में बिछाई होती हैं। कम से कम दोहरे हैं, यानी एक पटरी
जाने के लिए, तो एक पटरी उधर से आने के लिए। अथवा बहुमार्गी है, यानी कि दोहरे से भी अधिक पटरियां वहां हो सकती हैं। बेल्जियम एक ऐसा देश है जहां रेल का घनत्व सर्वाधिक है, प्रति 6.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर 1 किलोमीटर पाया जाता है, यानी प्रति 6.5 किलोमीटर पर 1 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछी हुई है। ठीक है, लंदन, पेरिस, ब्रुसेल्स, मिलान, बर्लिन, वार्सा महत्वपूर्ण रेल केंद्र हैं, जिनको भी आपको मैं मैप से समझाने का प्रयास करूंगा। आप एक एक करके शहरों को देखिए। लंदन इंग्लैंड में है, पेरिस फ्रांस में है, ठीक है, ब्रुसेल्स बेल्जियम, मिलान इटली में है, बर्लिन जर्मनी में है और वार्सा पोलैंड में है। इनको मैप पे देखने का प्रयास करें। ठीक है, हम बात करेंगे, ये इंग्लैंड है हमारा, इंग्लैंड में ये रहा लंदन। ठीक है, बात करें पेरिस फ्रांस में ये रहा, ठीक है, जर्मनी में बर्लिन ये रहा, इटली ये इटली है, इटली ये वाला, इटली में मिलान ये रहा सफेद डॉट में, ठीक है, पोलैंड की राजधानी ये रहा वारसा ये रहा। और बताइए, ये हुआ हमारे प्रमुख केंद्र हैं किसके, रेलवे यातायात के। नेक्स्ट हम बात करें, आगे बढ़ जाते हैं। मास्को में भूमिगत रेल मार्ग और दैनिक आवागमन की गाड़ियां भी महत्वपूर्ण है। मास्को रूस की राजधानी, यहाँ पे भूमिगत रेल मार्ग है और दैनिक आवागमन की गाड़ियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंग्लैंड में स्थित यूरो टनल, कौन सी टनल, यूरो टनल, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस यूरो टनल द्वारा प्रचलित सुरंग मार्ग लंदन को पेरिस से जोड़ता है। लंदन जो कि इंग्लैंड की राजधानी, पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी, इन दोनों के मध्य में इंग्लिश चैनल यानी कि समुद्र पाया जाता है। समुद्र के नीचे से बनाई गई है ये भूमिगत रेल लाइन। आप देखिए चित्र में, एक तरफ से आने के लिए, एक तरफ से जाने के लिए दोहरी रेल लाइन है ये भी, ये यूरो टनल जो है। आप इसको और समझने का प्रयास करें। लंदन यहाँ यूके में है, ठीक है, यहाँ का ये फॉक्सटोन नामक पहला ये स्टेशन है। ये इसको यूरो टनल को चैनल टनल भी कहा जाता है, क्योंकि इंग्लिश चैनल को पार करती है। इंग्लिश चैनल ये जो पानी का क्षेत्र भरा हुआ है, इसको इंग्लिश चैनल कहते हैं। ये अप्रोक्स 37.9 किलोमीटर लंबा है और ये पानी के नीचे से होकर के ये रेलवे लाइन निकाली गई है फ्रांस में। ये यहाँ पे इसका पहला केंद्र है। आप देख सकते हैं, ये रेल आती है और यहाँ से सुरंग में अंदर चली जाती है। ये पानी के अंदर का आपको यहाँ पर दृश्य दिखाई दे रहा है, ठीक है। यूरो टनल प्रसिद्ध है विश्व में। उसके बाद करें उत्तरी अमेरिका के रेल मार्ग। उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक विस्तृत रेल मार्ग है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, यूरोप में हमने कहा था सबसे सघनतम रेल तंत्र है, जबकि उत्तर अमेरिका में सबसे विस्तृत रेल तंत्र है। उत्तर अमेरिका में जो विश्व के कुल रेल मार्गों का 40% है, यानी सर्वाधिक रेल तंत्र की बात आए तो उत्तर अमेरिका, और सर्वाधिक सघन रेल तंत्र की बात आए तो कहां पाए जाएंगे हम लोग, यूरोप में। सर्वाधिक सघन रेल तंत्र पूर्वी, अच्छा अब उत्तर अमेरिका में भी कहां पाया जा रहा है सर्वाधिक रेल तंत्र, पूर्वी मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका, पूरी मध्य। देखें यहां इस क्षेत्र को हम उत्तर अमेरिका मान सकते हैं और यही है पूर्वी मध्य। अब यहां दिशाओं की बात करें तो ये पूर्व दिशा है, ठीक है, और पूर्वी और मध्य ये हो गया। तो पूरी मध्य, ये जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं पटरियों की भरमार है, यहाँ पे खूब सघन पटरियां आपको दिख रही हैं इस क्षेत्र में पूरे में, ठीक है, यहाँ इस क्षेत्र में। इसके अलावा उससे संलग्न कनाडा और अमेरिका और कनाडा के बीच में यहाँ अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, 51 डिग्री उत्तरी अक्षांश कह सकते हैं इसको। तो अमेरिका से लगा हुआ कनाडा, ठीक है, ये जो क्षेत्र है पूरा उच्च औद्योगिक और नगरीय प्रदेश है, ठीक है। इसी क्षेत्र में रेल तंत्र अधिक पाया जाता है। हम जब उत्तर अमेरिका या कनाडा की भी बात करेंगे तो हम यहाँ और डिटेल समझेंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीजें आपको यहाँ भी समझ में आ जाएंगी। मैं मोटा मोटा सा बताना चाहूंगा। बहुत से शहर ऐसे हैं जिनके नाम आपने सुने होंगे, ठीक है। देखें, आपने वाशिंगटन डीसी सुना हुआ है, ठीक है, न्यूयॉर्क सुना हुआ है, न्यूयॉर्क है, वाशिंगटन डीसी है, सैन फ्रांसिस्को है, ठीक है, मॉन्ट्रियल है, हैलिफैक्स है, शिकागो, ठीक है, शिकागो है, कनाडा की राजधानी ओटावा है, इधर वैंकूवर है, ये फ्रैंकफर्ट है, प्रिंस रूपर्ट है, वैंकूवर है, ठीक है। ये अधिकांश क्षेत्र, इधर डेट्रॉइट है, बफेलो है, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े शहर जिनमें उद्योग और महानगर हैं, वहां यह रेल तंत्र पाया जाता है। कनाडा में रेल मार्ग कौन से सेक्टर में है, सार्वजनिक सेक्टर में है और पूरे विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में वितरित है। पूरे विरल, विरल जनसंख्या समझ रहे हो, जहां जनसंख्या घनत्व कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के रेल मार्गों की। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 40,000 किलोमीटर रेल मार्ग हैं। कितने किलोमीटर, 40,000, बहुत ज्यादा नहीं है देखा जाए तो।
जिसका 25% अकेले न्यू साउथ वेल्स में पाया जाता है। न्यू साउथ वेल्स आप देख पा रहे हो, तो ये न्यू साउथ वेल्स है, ये जो राज्य है ये न्यू साउथ वेल्स है। यहाँ पे पूरे महाद्वीप का, महाद्वीप क्या पूरा देश ही है, पूरे देश का 25% रेल तंत्र कहां पाया जाता है? न्यू साउथ वेल्स में पाया जाता है। इसी न्यू साउथ वेल्स में यहाँ पे सिडनी है, ठीक है, ये विक्टोरिया है, मेलबर्न है, बहुत सारे विकसित शहर, ठीक है, कैनबरा है, ये यहाँ पर पाए जाते हैं। तो निश्चित रूप से रेल तंत्र भी यहीं अधिक विकसित है। पश्चिम पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय रेल मार्ग पर्थ से सिडनी तक एक छोर से दूसरे छोर तक जाती है। इसको समझने का प्रयास करेंगे। पश्चिम पूर्वी, देखें इस ऑस्ट्रेलिया का ये वाला हिस्सा क्या हो गया? पूर्व, और ये वाला हिस्सा क्या होगा? पश्चिम। पश्चिम में यहाँ ये रहा पर्थ, और पूर्व में ये रहा यहाँ पे सिडनी। इनको जोड़ने के लिए राष्ट्रीय रेल मार्ग है, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग है, इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा इस नक्शे को जूम करके आपको दिखाने का प्रयास करूं तो आप देख पा रहे हो ये पर्थ है, ठीक है, पर्थ से प्रारंभ होते हुए रेल मार्ग जा रहा है यहाँ पे, आप देख पा रहे हो इधर ये सिडनी है, ठीक है। क्लियर बात बच्चों आपको? सॉरी, तो ये पर्थ से सिडनी तक ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी छोर को पूरी छोर से जोड़ने वाला ये रेल मार्ग है। न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड में रेल मार्ग मुख्यतः उत्तरी द्वीप में पाए जाते हैं। कौन से द्वीप में? उत्तरी द्वीप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें दक्षिण अमेरिका के रेल मार्ग। दक्षिण अमेरिका में रेल मार्ग दो प्रदेशों में सघन है। कौन कितने प्रदेशों में? दो प्रदेशों में। प्रदेश कौन से? पहला प्रदेश है दक्षिण अमेरिका के शेष देश, सॉरी एक ये अर्जेंटीना का पंपास के मैदान। पंपास के मैदान क्या है बच्चों? हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है? हमने पढ़ा हुआ है, जब हमने पढ़ा था कृषि, तो वहां शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पड़े, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के मैदान पड़े थे। हमने पढ़ा था विस्तृत वाणिज्यिक कृषि, और हमने पढ़ा था विभिन्न देशों में विस्तृत वाणिज्यिक कृषि जिन क्षेत्रों में पाई जाती है उन क्षेत्रों के नाम हमने पढ़े थे। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के मैदान हमने पढ़े थे। तो वहां पे अर्जेंटीना में पंपास पढ़ा था, जैसे डाउन्स, वेल्स, प्रेरी, ठीक है। अर्जेंटीना में पंपास के मैदान। ब्राजील के कॉफी उत्पादक प्रदेशों में, इन दो प्रदेशों में मुख्य रूप से रेलवे यातायात विकसित हुआ है। दक्षिण अमेरिका के शेष देशों में केवल चिली एकमात्र ऐसा देश है जहां महत्वपूर्ण लंबाई के रेल मार्ग हैं। तो तीन देशों में प्रमुख रूप से रेल मार्ग है, अर्जेंटीना के पंपास का क्षेत्र, कॉफी के ब्राजील के कॉफी उत्पादक क्षेत्र, और एकमात्र देश चिली। चिली जो दक्षिण अमेरिका के दक्षिण में है, और दक्षिण किस दिशा में? पश्चिम में, लंबी लंबी आकृति में अभी आपको दिखाई। इसके अलावा पेरू, बोलोविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला में छोटे एकल रेल मार्ग वाली लाइनें पाई जाती हैं। यहां केवल एक महाद्वीपीय पारी रेल मार्ग है, एक पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है जो एंडीज पर्वतों के आर पार 3900 मीटर ऊंचाई पर अवस्थित उस प्लाटा दर्रे से होकर गुजरता है, और ये ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी को वालपराइसो चिली की राजधानी से मिलाता है। इसको समझाने का प्रयास करेंगे हम आपको। देखें, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक मैप आपके मानचित्र पे आपके स्क्रीन पर है। ये जो एरिया है यहाँ पे है एंडीज पर्वत श्रृंखला, ठीक है, और इसी के सारे सारे रेल लाइन भी विकसित है। यह अर्जेंटीना, यह है ब्राजील। अर्जेंटीना की राजधानी अभी हमने क्या बताया, देखें दोबारा से, ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। तो ढूंढें, ये है अर्जेंटीना, एक मिनट, ये है आपका पूरा अर्जेंटीना प्रदेश। अर्जेंटीना में यहां मान चलें ब्यूनस आयर्स है, और इधर ये चिली है बच्चों, ये इसको मिटा देता हूं मैं यहां से, ठीक है। ये है चिली, ये रहा चिली, और चिली की राजधानी वालपैराइसो को इससे जोड़ने के लिए ये पर्वत श्रृंखला इस प्रकार है। तो यहां एक दर्रा है जिसका नाम हमने क्या पढ़ा? उस प्लाटा। इस उस प्लाटा दर्रे को पार करने वाला रेल मार्ग यहाँ पे एक विकसित है जो पूरे महाद्वीप को आर पार जोड़ता है। और देखें हम लोग अपने इस मानचित्र में साउथ अमेरिका का रेलवे मैप, तो देखें रेल लाइनें अधिकतर इस अर्जेंटीना और ब्राजील प्रदेश में पाई जाती हैं। ये चित्र खाली है क्योंकि यहाँ पे अमेजन नदी का जंगल पाया जाता है। इसके अलावा सारे चिली से होकर के रेल मार्ग भी पाए जाते हैं, ठीक है। एशिया में रेल मार्ग की बात करें, एशिया में जापान, चीन और भारत के सघन बसे हुए क्षेत्रों में रेल मार्गों का सघनतम घनत्व पाया जाता है। कौन कौन से देशों की बात हो रही है? जापान, चीन, भारत के सघन बसे हुए क्षेत्रों में रेल मार्गों का सघनतम घनत्व पाया जाता है।
अन्य देशों में अपेक्षाकृत कम रेल मार्ग हैं। विस्तृत मरुस्थलों और विरल जनसंख्या के प्रदर्शन के कारण रेल सुविधाओं का न्यूनतम विकास हुआ है। विस्तृत मरुस्थल, जैसे राजस्थान की बात कर लें, भारत में राजस्थान थार का मरुस्थल, ठीक है, चीन में है मरुस्थल, ठीक है। इसके अलावा भारत विश्व के एशिया के कई क्षेत्रों में दुर्गम पहाड़ियां और बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं जंगलों से घिरे हुए जहां पर रेलवे का विकास कम हुआ है। इसके अलावा फिर भी भारत, चीन और जापान में रेल तंत्र बहुत अधिक विकसित है। चीनी जनवादी गणराज्य में एक रेल मार्ग है जो चिंगही प्रांत में स्थित सिनिंग को तिब्बत की राजधानी लासा से जोड़ता है, जो स्क्रीन पे आपको चित्र दे रखा है। यह रेल मार्ग तिब्बत को शेष चीन से जोड़ने वाला पहला रेल मार्ग है, क्योंकि तिब्बत के बहुत ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ किसी भी रेल मार्ग का निर्माण नहीं हो सका है। जब हमने सड़क परिवहन पढ़ा था तब भी हमने पढ़ा था कि तिब्बत की राजधानी लासा को जोड़ने के लिए बहुत ऊंचाई पर एक सड़क परिवहन बनाया गया है। ऐसे ही यहाँ पर ये हाईएस्ट रेलवे लाइन कह सकते हैं इसको हम एशिया की, या हाईएस्ट रेलवे लाइन है जो चिंगई, चीन के चिंगई प्रांत को, चिंगई प्रांत में स्थित सिनिंग को तिब्बत की राजधानी लासा से जोड़ता है। ठीक है, बात करते हैं अफ्रीका में रेल मार्ग की। विश्व का सबसे बड़े महाद्वीपों में दूसरे नंबर पर आता है, लेकिन इसके बावजूद अफ्रीका में केवल 40,000 किलोमीटर लंबी रेल लाइनें हैं। इतनी तो अकेले ऑस्ट्रेलिया में है, और जिनमें से भी अधिकांश एक राज्य में, ठीक है, न्यू साउथ वेल्स में हमने पढ़ा। और ये रेल लाइनें भी कहां पे अधिक विकसित है? सोना और हीरा के जो सांद्रण है जहां पर, या फिर तांबा खनन प्रक्रिया कलाप होती है, उनमें अकेले क्रियाकलापों कार्ड अकेले, इसको हटा देते हैं। केवल ये 3 प्रदेश ऐसे हैं जहां पर सर्वाधिक रेल मार्ग विकसित हुआ है, सोना, हीरा का सांद्रण और तांबा का सांद्रण जहां पे है। कटंगा जाम्बिया हमने पढ़ा हुआ है पहले भी, जब विश्व की जनसंख्या का वर्गीकरण पढ़ा था, वितरण पढ़ा था, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में ही 18,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग है। दक्षिण अफ्रीका में एक ही देश मात्र, उसमें से 40,000 से 18,000 किलोमीटर रेल मार्ग तो अकेले दक्षिण अफ्रीका में ही है, ठीक है। अब महाद्वीप के प्रमुख 4 रेल मार्ग है जिनकी हम बात करने वाले। बेंगोला रेल मार्ग जो अंगोला से कटंगा जाम्बिया तामिक पट्टी से पेटी से गुजरता है, बेंगोला रेल मार्ग, ठीक है, अंगोला से कटंगा जाम्बिया तांबे की पेटी से गुजरता है। दूसरा तंजानिया रेल मार्ग जो जाम्बिया की ताम्र पेटी से तट पर स्थित दार ए सलाम तक जाता है। तंजानिया रेल मार्ग है जो जाम्बिया ताम्र पेटी से तट पर, इसके तट पश्चिमी पूर्वी तट पर स्थित है एक दार ए सलेम बंदरगाह भी है, और खनिज संपदा युक्त क्षेत्र भी है, और भविष्य में वहां पेट्रोलियम उत्पाद की संभावनाएं बढ़ रही हैं। एक है बोत्सवाना और जिम्बाब्वे से होते, ये बोत्सवाना है बच्चों, इसमें ताला लगा सकते हैं। बोत्सवाना और जिम्बाब्वे से होते रेल मार्ग जो स्थल रुद्र राज्यों को दक्षिण अफ्रीकी रेल तंत्र से जोड़ता है। स्थल रुद्र राज्य का मतलब हो गया कि जो चारों ओर से स्थल भाग से घिरे हुए हैं, ये इनको कहां जोड़ता है? ये जो रेल मार्ग है ये दक्षिण अफ्रीकी रेल तंत्र से। और दूसरा है दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र में, गणतंत्र मतलब रिपब्लिक यानी लोकतांत्रिक प्रदेश, केपटाउन से लेकर प्रिटोरिया तक, केपटाउन से लेकर प्रिटोरिया तक, ठीक है। अब बात करेंगे हम कुछ प्रमुख रेल मार्गों की। कुछ पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग का मतलब है बच्चों, हमने पढ़ा था ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग हो गए। ये ट्रांस का मतलब होता है आर पार, तो ये पार महाद्वीपीय रेल मार्ग वे रेल मार्ग है जो एक महाद्वीप को एक छोर से दूसरे छोर तक जोड़ते हैं। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग पूरे महाद्वीप से गुजरते हैं, दोनों छोरों को जोड़ते हैं। इनका निर्माण आर्थिक राजनीतिक कारणों से विभिन्न दिशाओं में लंबी यात्राओं की सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया था। सबसे पहला है पार साइबेरियन रेल मार्ग, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग रूस में है। रूस का यह सबसे प्रमुख रेल मार्ग है जो रूस के पश्चिम में स्थित सेंट पीटर्सबर्ग को, ठीक है, पूर्व में प्रशांत महासागर तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जोड़ता है। रास्ते में पड़ने वाले शहर हैं मॉस्को, कजान, ट्यूमेन, नोवोसिबिर्स्क, चीता और खबरोव्स्क। इन शहरों से होकर के गुजरने वाला ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, एशिया का सबसे महत्वपूर्ण और विश्व का सर्वाधिक लंबा है। 9,322 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है जो पूरे रूस में पूर्व से पश्चिम दिशा में दक्षिणी रूस में फैला हुआ है। यह पार साइबेरियन सड़क जो हमने पढ़ी थी, ठीक है, ट्रांस साइबेरियन हाईवे, बिल्कुल उसी की तरह है। यह भी
यूराल पर्वत से होकर के गुजरता है। यूराल पर्वत से होकर के यूराल पर्वत के पश्चिम में स्थित मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग को रूस के पश्चिम में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। आगे मैप पे देख लेंगे इसको। यह दोहरे पथ से युक्त है, यानी कि आवागमन दोनों के लिए दो पटरियां बिछी हुई हैं। विद्युतीकृत है, यानी कि बिजली से चलने वाली ट्रेनें चलती हैं यहाँ पे। रेल मार्ग है। यह अपने एशियाई प्रदेश को पश्चिमी यूरोपीय राज्यों से जोड़ता है। एशिया के प्रदेश को, रूस जो एशिया में आता है, एशिया के प्रदेश को यूरोप से जोड़ता है, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को से यूरोप महाद्वीप ज्यादा दूर नहीं रह जाता है। यह रेल मार्ग यूराल पर्वत, ओब नदी, येनेसी नदियों से गुजरता है। महत्वपूर्ण चीजें हैं कि रेल मार्ग जो यूराल पर्वत से गुजरता है, ओब और येनेसी नदी से गुजरता है। इस रेल मार्ग पर चीता नामक एक महत्वपूर्ण कृषि केंद्र है। इसके अलावा एक इर्कुत्स्क नामक एक फर केंद्र भी है। फर आप जानते हैं पक्षियों के से निकलती हैं और जिनका पक्षियों से, अन्य जंतुओं से जिनका उपयोग कपड़ों आदि सजावटी सामान में किया जाता है। यह रेल मार्ग, इस रेल मार्ग को दक्षिण से जोड़ने वाले योजक मार्ग भी हैं, ठीक है, जिसमें यूक्रेन को जाने के लिए ओडेसा जगह है, वहां जाने के लिए यूक्रेन में एक ओडेसा जगह है जिसको जोड़ने के लिए रेल मार्ग है। इसके अलावा कैस्पियन सागर के तट पर स्थित बालू, ठीक है, ताशकंद जो उज्बेकिस्तान की राजधानी, वहां तक रेल मार्ग है। मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर तक, और रोनयांग जो मगदेन में स्थित है, और चीन में बीजिंग की ओर जाने वाले इसकी शाखाएं हैं इस रेल मार्ग की। ठीक है, नक्शे पर देखने का प्रयास करेंगे बच्चों। ये पूरा हमारा रूस हो गया। ठीक है, इस रूस के इस पश्चिमी क्षेत्र में स्थित सेंट पीटर्सबर्ग को रूस के पूर्वी तट और ये प्रशांत महासागर इस तरफ स्थित व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। ठीक है, आप इस नीचे वाले नक्शे में देख सकते हैं, यहां पर नीला नीला प्रशांत महासागर है। ये पूरा रूस है जो यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के यहाँ पे ये सफेद लिखा हुआ है नीचे, और ये लिखा हुआ है नीचे सफेद, व्लादिवोस्तोक तक जोड़ता है। मॉस्को, ठीक है, पीटर्सबर्ग, ठीक है, नोवोसिबिर्स्क, इर्कुट्स्क, खरोस्क, ये तमाम जगह हैं इस पे। और इस नक्शे में देखें हम तो जिन क्षेत्रों की हम बात कर रहे थे एक एक करके देखते चले। मैं निशान लगा देता हूं। 1 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसको हम जूम करके देख लेते हैं, देखते चलें। ये यहाँ 1 नंबर सेंट पीटर्सबर्ग से प्रारंभ हुआ। नंबर 2 मॉस्को रूस की राजधानी है, इसके बाद कजान, उसके बाद एकटबर्ग, उसके बाद ट्यूमेन, नंबर 6 पे आया ओमस्क, नंबर 7 पे नोवोसिबिर्स्क, नंबर 8 पे क्रास्नोयार यार्क जो यहाँ कोला प्रदेश है बहुत अच्छा खासा, फिर अंगार्स्क आया, फिर उसके बाद चीता आया जो कृषि प्रदेश है, और खबरोवस्क आया। उसके बाद ये आ गया उसके अंतिम पूर्वी तट पे क्या आ गया, व्लादिवोस्तोक आ गया। ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। पूरा ही रेल मार्ग दोहरा है, विद्युतीकृत है। इस पे कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जैसे कि चीता और इर्कुट्स्क, जिनका हमारी पाठ्य पुस्तक में बाकायदा नाम दिया हुआ है, तो याद रखने वाली चीज है। ये भी याद रखने वाली चीज है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। रूस के पश्चिम में स्थित सेंट पीटर्सबर्ग को, रूस के पूर्व में स्थित व्लादिवोस्तोक प्रशांत महासागर के तट पे है। ठीक है, और सेंट पीटर्सबर्ग बाल्टिक सागर के तट पे है। ठीक है, यहाँ पर इस जगह पे यहाँ पे यूराल पर्वत श्रृंखला है, इसको पार करता है ये। ठीक है, ये एशियाई प्रदेश हो गया। इस एशियाई प्रदेश को इस तरफ के यूरोप प्रदेश से जोड़ता है, इस तरफ यूरोप प्रदेश है, यूरोप प्रदेश से जोड़ता है। एक बात। दूसरी बात एक और यहाँ बताना चाहूंगा आपको, देखें उत्तर में पूरा यूरोप खाली पड़ा है। जिस प्रकार से सड़क मार्ग था, उत्तर में पूरा यूरोप खाली पड़ा है क्योंकि ये बर्फ से ढका रहता है, इसलिए यह रेल मार्ग भी रूस उत्तर में पूरा खाली पड़ा है। यह रेल मार्ग भी रूस के दक्षिणी भाग से होकर के गुजरता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार कैनेडियन रेल मार्ग। जैसा कि नाम से दिख रहा है कि ऐसा रेल मार्ग जो कनाडा के आर पार हो। कनाडा जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है और विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश है। यह 7050 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है। यह पूर्व में हैलिफैक्स से होकर पश्चिम में वैंकूवर तक जाता है। ठीक है, पूर्व में हैलिफैक्स और पश्चिम में क्या है, वैंकूवर। हैलिफैक्स से वैंकूवर तक।
रास्ते में पड़ने वाले शहर, प्रमुख शहर है मॉन्ट्रियल, ओटावा, ठीक है, जो कनाडा की राजधानी है, विनीपेग, जो सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है विश्व की, कैलगरी, इन प्रमुख शहरों से होकर के गुजरता है। कौन कौन सी बातें याद रखी? कनाडा पार्कने रेल मार्ग 7050 किलोमीटर लंबा है। कनाडा के पूर्व में स्थित हेलीफैंक्स को कनाडा के पश्चिम तट पर स्थित वैंकूवर से जोड़ता है। कनाडा के पश्चिम में कौन सा महासागर आ गया? प्रशांत महासागर। पूर्व में कौन सा महासागर आ गया? अटलांटिक महासागर। अभी हम मैप पे देख लेंगे इस चीज को। तो अटलांटिक सागर तट पर स्थित हेलीफैंक्स को, ठीक है, प्रशांत तट पर स्थित वैंकूवर से जोड़ता है। क्लियर है बच्चों? रास्ते में पड़ने वाले देश शहर हैं मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनीपेग और कैलगरी। इसका निर्माण 1886 में मूल रूप से एक संधि के अंतर्गत पश्चिमी तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया को राज्यों के संघ में सम्मिलित करने के उद्देश्य से किया गया था। राज्यों के संघ में किसको? ब्रिटिश कोलंबिया को। अभी आप नक्शे में देखेंगे ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा के पश्चिमी तट पर स्थित है और पूर्ण रूपेण इसका स्थल भाग महाद्वीप से जुड़ा हुआ नहीं है। एक प्रायद्वीप की तरह है ये, लगभग 3-4 ओर से ये पानी से घिरा हुआ है। तो इस ब्रिटिश कोलंबिया को राज्यों के संघ में जोड़ने के लिए एक संधि के तहत कि भाई शामिल हो जाएगा, लेकिन रेल मार्ग बनाना पड़ेगा। 1886 में संधि हुई, लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद के वर्षों में यह विकसित होता चला गया। क्यूबेक मॉन्ट्रियल औद्योगिक प्रदेश बन गया, जिसको इसने प्रेरी प्रदेश की गेहूं मेखला उत्तर में शंकुधारी वन प्रदेश से जोड़ने का इस रेल मार्ग का महत्व बढ़ गया। प्रेरी प्रदेश हमने पढ़ा था, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, ये मैदान है प्रेरी, जहां पे गेहूं की खेती की जाती है, विस्तृत वाणिज्य कृषि की जाती है। क्यूबेक मॉन्ट्रियल बहुत ही विकसित औद्योगिक प्रदेश है उत्तर अमेरिका महाद्वीप का। और कनाडा के उत्तर में शंकुधारी वन प्रदेश हमने पढ़ा हुआ है हमारे प्राथमिक क्रियाकलाप वाले पाठ में, आखेट में हमने पढ़ा था, पशुचारण में पढ़ा था, चलवासी पशुचारण में, कि उत्तर कनाडा में जो चलवासी पशुचारण है वो बर्फीले प्रदेशों से शीतकाल में मैदान क्षेत्रों में जाते हैं, वहां भी ये बात आई थी। ठीक है, इस प्रकार इन प्रदेशों में प्रत्येक एक दूसरे का संपूरक बन गया है, एक दूसरे का संपूरक बन गया है। औद्योगिक प्रदेशों के लिए गेहूं पहुंच रहा है प्रेरी प्रदेश से, जहां गेहूं का उत्पादन हो रहा है, और गेहूं के उत्पादन क्षेत्रों में मशीनरी, कल कारखाने आदि पहुंच रहे हैं औद्योगिक प्रदेशों से। तो एक ये क्षेत्र एक दूसरे के संपूरक बन गए हैं। नक्शे पर बात करेंगे मैं इसकी, लेकिन उससे पहले एक लाइन पढ़ेंगे। विनीपेग, विनीपेग जो गेहूं की मंडी है, से थंडर खाड़ी, थंडर खाड़ी सुपीरियर झील, अमेरिका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील और विश्व की भी हम कह सकते हैं सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, तक एक समृत मार्ग, समृत मार्ग उसे कहा जाता है जिसमें आवागमन की सुविधा पूर्ण रूपेण हो दोनों तरफ से। इस रेल लाइन को विश्व के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक जलमार्ग भी है यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है, वो उसकी आगे हम बात करेंगे। और वह जलमार्ग कहां से गुजरता है? गेहूं और मांस के क्षेत्रों से, जो गेहूं और मांस इस क्षेत्र से निर्यात किए जाने वाले महत्वपूर्ण उत्पाद हैं। ठीक है, लिखा हुआ है साफ। इस प्रदेश के आपको मैं थोड़ा सा नक्शे बताना चाहूंगा। हेलीफैंक्स यहाँ पे अटलांटिक तट पे, और ये रहा देखो, ये है ब्रिटिश कोलंबिया, इसमें ये स्थान है क्या? वैंकूवर। इस हेलीफैंक्स को वैंकूवर से जोड़ने का कार्य कर रहा है ये रेल मार्ग। बहुत सारे विकसित प्रदेश हैं, ये यहाँ पे क्यूबेक आ गया, ये मॉन्ट्रियल आ गया, ये टोरंटो आ गया, ये ऑनबोर्ड, ये कोई और जगह है। ठीक है, तो ये ऐसे करके बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है इस अमेरिका के इस क्षेत्र में, ठीक है, झीलों के आसपास के प्रदेश में। यहाँ एक नदी बहती है सेंट लॉरेंस नदी, इसके मिसिसिपी मिसौरी कई नदियां प्रवाहित होती हैं, जो इस अटलांटिक महासागर तक के जल मार्गों को रास्ता प्रदान करती है, जिसकी हम जल मार्ग जब पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे। इन जलमार्गों से होकर के मांस और गेहूं का निर्यात किया जाता है, और मांस और गेहूं के निर्यात में यह रेल मार्ग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए इस रेल मार्ग को कनाडा की आर्थिक धमनी भी कहते हैं। और कनाडा की आर्थिक धमनी कहने के पीछे अन्य कई भी कारण हैं, ये कारण हमारी पाठ्य पुस्तक में स्पष्ट नहीं दिए हुए, फिर भी मैंने यहाँ पे इनको स्पष्ट करने का प्रयास किया है। यह रेल मार्ग प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बंदरगाहों को जोड़ता है। दोबारा देख लो यहाँ पे इस नक्शे में हम देखें तो ये है इस तरफ अटलांटिक महासागर, इस तरफ ये है प्रशांत महासागर। इस तरफ बहुत सारे बंदरगाह हैं, जैसे यहाँ पे आपको न्यूयॉर्क मिलेगा, एलिफेंक्स मिलेगा, बहुत सारे मिलेंगे। इस तरफ भी बहुत सारे बंदरगाह मिलेंगे आपको। तो प्रशांत महासागर के तट के बंदरगाहों को अटलांटिक महासागर के तट के बंदरगाहों से जोड़ने का कार्य करता है। दूसरा,
इससे समय और श्रम की बचत होती है, जबकि समुद्री जहाज पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का चक्कर चक्कर लगाएंगे। पनामा नहर के कठिन मार्ग से गुजरना पड़ेगा। पनामा नहर का कठिन मार्ग, इस पर हम चर्चा करेंगे जब हम जलमार्ग पढ़ेंगे कि पनामा नहर के मार्ग को कठिन जलमार्ग क्यों कहा गया। ठीक है बच्चों, तो ये रेल मार्ग एक पूरे चक्कर को बचाता है। यहां से यदि किसी वस्तु का, किसी उत्पाद का, किसी पदार्थ का निर्यात करना हो और यहां पहुंचाना हो, तो पहले स्थिति ये होती थी कि ऐसे दक्षिण में होकर के पूरे उत्तर अमेरिका के होकर के फिर नीचे दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका के मध्य में पनामा नहर से गुजर के और फिर यहाँ पहुंचा जाता था इस तरफ। ठीक है, बहुत लंबा रेल मार्ग, बहुत लंबा मार्ग होता था, समय ज्यादा खर्च होता था, श्रम भी अधिक लगता था। हालांकि लागत नहीं आती थी इतनी ज्यादा, क्योंकि जल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन है, लेकिन समय आजकल ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों, श्रम भी महत्वपूर्ण है। तो समय और श्रम को बचाने के लिए ये रेल मार्ग बहुत महत्वपूर्ण है, तेजी से, और मैंने कहा विद्युतीकृत है, दोहरा है और अत्याधुनिक है, समृद्ध रेल मार्ग है, तो निश्चित रूप से रेल मार्ग में इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये रेल मार्ग वर्ष भर सुविधा देता है, जबकि शीतकाल में उच्च अंतरों के पास समुद्र जाम रहता है। बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये रेल मार्ग तो वर्ष भर चलता रहता है, जबकि शीतकाल में जो समुद्र होते हैं उनके तटों पर बर्फ गिर जाती है और वो जाम हो जाते हैं, बंदरगाहों पर कार्य क्रियाकलाप मंद पड़ जाते हैं। यह रेल मार्ग कनाडा के पूर्व उद्योग और पश्चिम कृषि विकसित हो चुकी है। आप इसको देखें, ये कनाडा का ये कौन सा हिस्सा होगा बच्चों, पूरब, और ये कौन सा हो गया, पश्चिम। यहां पूरब में औद्योगिक प्रदेश है, देख लें आप, ये मॉन्ट्रियल, हैलिफैक्स, इसके अलावा नीचे यहाँ पे आ जाएंगे टोरंटो है, अमेरिका के आ जाएंगे यहाँ बफेलो, डेट्राइट, बहुत सारी जगह आ जाएंगी। और कनाडा के पश्चिम में क्या है, अफ्रीका, सॉरी, कृषि क्षेत्र। तो यहाँ पे कनाडा के पश्चिम में कृषि क्षेत्र है, प्रेरीज मैदान है। इसी रेल मार्ग से प्रेरी के कॉमर्स गेहूं, कॉमर्स यानी वाणिज्यिक गेहूं को, ठीक है, ये ट्रांसलेशन में गलती है, वाणिज्यिक गेहूं जो उत्पाद होता है, वाणिज्यिक कृषि जो उत्पाद होता है गेहूं, उस प्रोडक्ट को यूरोप के व्यवसाय की सुविधा मिल गई है। कनाडा के अधिकांश नगर और नगर जनसंख्या समान रेल मार्ग निकट केंद्रित है। इस रेल मार्ग का राजनीतिक सामरिक महत्व है। कनाडा के अधिकांश नगर और जनसंख्या इसी रेल मार्ग के आसपास रहती है। उसके बाद करेंगे संघ और प्रशांत रेल मार्ग। संघ और प्रशांत रेल मार्ग, दी यूनियन एंड पैसिफिक रेल मार्ग, ये कहां पे भैया, देखो ये भी कहां पे, अमेरिका में है। किस, कहां पे, अमेरिकी रेलवे प्रणाली का हिस्सा है। यह रेल लाइन अटलांटिक तट पर, ये अटलांटिक तट, अटलांटिक है, न्यूयॉर्क को, अटलांटिक तट पर स्थित न्यूयॉर्क को और प्रशांत तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को से जोड़ता है। न्यूयॉर्क अटलांटिक तट पे है, सैन फ्रांसिस्को प्रशांत तट पे है। और इसके मध्य में कौन कौन से महत्वपूर्ण शहर आते हैं बच्चों, देखते जाएं। देखो क्लीवलैंड, आ जाओ भाई, क्लीवलैंड, शिकागो, ओमाहा, इवांस, ऑगडन, सैक्रामेंटो, शिकागो, ओमाहा, इवांस, ऑगडन, सैक्रामेंटो, ये प्रमुख शहर हैं जिनको ये रेल लाइन आपस में जोड़ती है। याद रहेगा, संघ प्रशांत रेल मार्ग कहां पे, अमेरिका में, ठीक है, इसको हम यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग भी कह सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, ये अमेरिका के पूर्वी तट को अमेरिका के पश्चिमी तट से जोड़ता है। तीसरी बात, अटलांटिक, पूर्वी तट कौन सा, अटलांटिक तट, पश्चिमी तट कौन सा हो गया, प्रशांत तट, अटलांटिक तट को प्रशांत तट से जोड़ता है। अगली बात, अटलांटिक तट पे कौन सा शहर है, न्यूयॉर्क, और प्रशांत तट पे कौन सा शहर है, सैन फ्रांसिस्को, इनको जोड़ने का कार्य करता है। इस मार्ग पर पड़ने वाले प्रमुख शहर कौन से, शिकागो, ये विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी, ठीक है, क्लीवलैंड, ओमाहा, इवांस, ये सब औद्योगिक प्रदेश और महत्वपूर्ण नगर हैं। संघ और प्रशांत रेल मार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा रेल मार्ग है। इस मार्ग द्वारा किया जाने वाला सर्वाधिक मूल्यवान निर्बाध क्या क्या है, अयस्क, अनाज, कागज, रसायन और मशीनरी। याद रखनी है चीजें, अयस्क, अनाज, कागज, रसायन और मशीनरी, ये इस रेलवे मार्ग से निर्यात की जाती है। उसके बाद बात करें ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग की, यानी ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग, जो पूरे ऑस्ट्रेलिया को एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ता है। ये हमने पहले भी थोड़ा सा देखा था नक्शे में, फिर दोबारा से देखेंगे। यह रेल लाइन ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर स्थित पर्थ को ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित सिडनी को मिलाते हुए
महाद्वीप के दक्षिणी भाग में आर पार पश्चिम से पूरब जाती है। देखें, ये ऑस्ट्रेलिया है पूरा का पूरा, इसको मैं ऐसे दिशाओं में मार दूं तो ये उत्तरी एरिया हो गया, उत्तरी, ये हो गया दक्षिणी। तो दक्षिणी अमेरिका में ये, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में ये जो रेल मार्ग है, यह रेल मार्ग है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग। देखें भाई एक एक करके, यहां पे पर्थ और ये रहा सिडनी। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट, ये कौन सा तट हो गया बच्चों, पश्चिमी तट हो गया, ये वाला तट। और ये कौन सा तट हो गया, ये हो गया पूर्वी तट। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित सिडनी को ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर स्थित पर्थ से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, रास्ते में कलगुरली, ब्रोकन हिल, पोर्ट अगस्ता से होकर गुजरता है। रास्ते में कौन कौन से क्षेत्र पड़ते हैं मुख्य रूप से, देखो कलगुरली एरा, ठीक है, और साहब आपका ये हो गया मेलबर्न प्लेन है, ठीक है, ये हो गया आपका पोर्ट अगस्ता, ये रहा, और ये रहा ब्रोकन हिल। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, लेकिन ये प्रमुख शहर उन्होंने बता दिए। ठीक है, एक अन्य लाइन जाती है इसी रेल मार्ग से, उत्तर दक्षिण रेल मार्ग, यानी उत्तर दक्षिण। ये रेल मार्ग ऐसे है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ऐसे बात कर रहा है। एडिलेड एलिस स्प्रिंग को जोड़ती है और आगे डार्विन विर्दुम तक यह लाइन जाती है। देखें नक्शे में, ये कह रहा है उत्तर दक्षिण ये रेल मार्ग है, तो देखो उत्तर में ये गया एलिस स्प्रिंग और आगे चला गया ये डार्विन विर्दुम तक। और दक्षिण की बात करें तो ये आ गया आपका पोर्ट अगस्ता, ठीक है, और ये रहा एडिलेड, इनको जोड़ता है। ठीक है, और आगे चला जाए तो मेलबोर्न तक भी जाता है और फिर तस्मानियन तक भी चला जाता है, जो कार्यरत है, अब इस पर कार्य चल रहा है। और देखें नक्शे में ढंग से, ध्यान से जूम करके देख लेते हैं बच्चों। ये हुआ ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी तट, पर्थ। पर्थ से प्रारंभ हुए हम लोग, कालगुरली पहुंचे, कालगुरली से आगे बढ़े, रास्ते में आया ब्रोकन हिल, ब्रोकन हिल से आगे बढ़े, ठीक है, और हम सिडनी पहुंच गए। इसके ऊपर उत्तर में गए, एलिस स्प्रिंग आया, और ऊपर डार्विन आया, और नीचे आए दक्षिण में एडिलेड आया, और आगे ये मेलबर्न तक ये रेल लाइन जाती है। क्लियर है बच्चों, ये हुआ हमारा पार ऑस्ट्रेलियन या ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओरिएंट एक्सप्रेस। ओरिएंट एक्सप्रेस रेल लाइन कहां पर है, यूरोप महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप में। ये भी एक महत्वपूर्ण रेल लाइन है। हमने कहा था प्रारंभ में कि यूरोप में विश्व का सबसे सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। ये जो रेल लाइन है, ये रेल लाइन पेरिस से प्रारंभ होती है। कहां से, पेरिस। हालांकि वर्तमान में इसको लंदन से भी जोड़ दिया है। क्यों जोड़ दिया है, क्योंकि यूरो टनल के द्वारा पेरिस और लंदन आपस में जुड़ गए हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो इस रेल मार्ग से लंदन तक पहुंचा जा सकता है। ठीक है, तो पेरिस से कहां तक जाता है, इस्तांबुल तक जाता है। कहां तक जाता है, इस्तांबुल तक, इस्तांबुल तुर्की। ठीक है, स्ट्रेसबर्ग, रास्ते में पढ़ने वाले स्ट्रेसबर्ग, म्यूनिख, वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड। एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग। स्ट्रेसबर्ग तो फ्रांस में ही है, म्यूनिख, वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड। ठीक है, इन सबको हम मार्गों को एक बार देख लेते हैं नक्शे पे। देखें बच्चों, पेरिस यहाँ पे फ्रांस में, स्ट्रेसबर्ग फ्रांस में, म्यूनिख जर्मनी में, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है, और बुखारेस्ट रोमानिया की राजधानी है, और ये चल गया इस्तांबुल तक। यहां से एक शाखा निकल कर नीचे सर्बिया देश है, उसमें आती है बेलग्रेड तक। ठीक है, तो ये जो ओरिएंट एक्सप्रेस वे है, ये पेरिस से इस्तांबुल तक जाता है, स्ट्रेसबर्ग, म्यूनिख, वियना और बुडापेस्ट से होते हुए इस्तांबुल तक। ठीक है, इस एक्सप्रेस लाइन द्वारा लंदन से इस्तांबुल तक लगने वाला यात्रा का समय समुद्री मार्ग से लगने वाले 10 दिनों की तुलना में मात्र 96 घंटे रह गया है। समुद्र से जाने के पर कितने दिन लगते थे, 10 दिन। समुद्र से कैसे जाया जाएगा, समुद्र से जाएगा पेरिस से, यहां से हम इंग्लिश चैनल के द्वारा अटलांटिक महासागर में होकर के इस भूमध्य सागर में आएंगे, स्वेज नहर से होकर के यहाँ अरब सागर में आएंगे, और यहाँ से हम इस्तांबुल आएंगे। 10 दिन का समय लगेगा, और मात्र इस रेलवे लाइन से मात्र कितने घंटे लगते हैं, 96 घंटे। कितना सारा समय बच गया हमारा। और ये जलमार्ग कितने दिन का था, 10 दिन का। क्लियर बच्चों, इस रेल मार्ग द्वारा क्या क्या निर्यात होता है, पनीर, सुअर का मांस, जई, शराब, फल और मशीनरी। इस्तांबुल को ये एक रेल मार्ग प्रस्तावित है। इस्तांबुल को बैंकॉक बाया ईरान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार से जोड़ने वाली एशियाई रेलवे के भी निर्माण का प्रस्ताव है। ठीक है, यहां इस्तांबुल से प्रारंभ होगा, इधर भारत तक आ जाएगा। चलो देखें दोबारा से इस नक्शे पर,
इसको और देखने का प्रयास करेंगे जूम करके। थोड़ा सा एक बार जूम करने से पहले मैं पॉइंट कर देता हूं। ये हमारा नंबर 1 पेरिस, ठीक है, ये रहा नंबर 2 स्ट्रेसबर्ग, ये रहा, ये नंबर 3 म्यूनिख, ठीक है, ये नंबर 4 वियना, ये बुडापेस्ट, ये बुखारेस्ट, ठीक है, और ये आपका इस्तांबुल। इसके अलावा एक लाइन मैंने कहा, एक लाइन ये आई है बर्लिन जर्मनी की राजधानी से, ये रेल लाइन आई है इस प्रकार से, और ये यहाँ बेलग्रेड से गुजर रही है, इसलिए, और ये भी कहाँ चली जाती है, इस्तांबुल तक। इसलिए इस रेल मार्ग जो हमने पढ़ा कि साहब ये बेलग्रेड से होकर गुजरता है, जबकि वास्तविक रूप से ये मुख्य रेल मार्ग बेलग्रेड से होकर के नहीं गुजरता है, एक पैरेलल रेल मार्ग इसके साथ साथ चलता है, ठीक है। जूम करके देख लेते हैं। पेरिस से चले, ठीक है, नैन्सी, स्ट्रेसबर्ग, स्टटगर्ट, ठीक है, ये म्यूनिख हो गया, सिम्बेच हो गया, साल्जबर्ग हो गया, वियना ऑस्ट्रिया राजधानी हो गई, इसके बाद बुडापेस्ट आ गए हम लोग, साल्जबर्ग, तिस्मिसोरा, ओरसोबा, बुखारेस्ट, और ये पहुंच गए इस्तांबुल। ठीक है बच्चों, क्लियर है। आप इसका अपनी एटलस में भी तसल्ली से अध्ययन कर सकते हैं। आपको जो एटलस आपने खरीदी है वो इसीलिए है ताकि आप चीज़ों को मानचित्र पर समझ सकें, और मानचित्र में समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम वीडियो में बात करेंगे जल परिवहन की, ठीक है। और तब तक हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जैसे मेरा वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो आप जैसे ही पूरा देख लें मुझे कमेंट्स में नोट्स लिखें। आपको नोट्स मैंने इस चैप्टर के तैयार कर लिए, आपको नोट्स आपके व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं हूं ज्योग्राफी साइंस रणधीर सिंह।